नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं जयपुर आया हूँ। कंपनी का नाम है अद्वैत ज्वेल्स लिमिटेड। इनका हाल ही में मेन बोर्ड पर IPO आने वाला है। ये जो आपको कंपनी से मिलाएंगे, कंपनी दिखाएंगे, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे, ये एक एजुकेशनल फिल्म है जो आपके लिए पेश कर रही है कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर, और मैं इस प्रोग्राम का होस्ट अरुण केजरीवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म देखकर पसंद आए और समझ में आए कि अद्वैत ज्वेल्स क्या करती। नमस्कार। आज मैं जयपुर के मशहूर ज्वेलर अद्वैत ज्वेलर्स के यहाँ बैठा हूँ। मेरे साथ बैठे हैं चौथे पीढ़ी के, फोर्थ जनरेशन के नितिन जी गिलाड़ा, जो कंपनी के MD हैं और एक तरह से फाउंडर भी हैं। तो नितिन जी, मेरे शो में आने के लिए नमस्कार। तो ये बताइए, आपको, आपकी कंपनी को अद्वैत ज्वेल्स के नाम से कम और राम भजो के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो ये राम भजो का कनेक्शन क्या है, कैसे ये नाम पड़ा? जो हमारा परिवार है वो राम भजो परिवार के नाम से जाना जाता है। अ, ये फोर्थ जनरेशन है राम भजो की। राम भजो वॉज माई ग्रेट ग्रैंडफादर। उन्हें राम भजो बोला जाता था। वो राम नाम को सबको जपने को बोलते थे, भजने को बोलते थे, तो सभी लोग उन्हें राम भजो बोलने लगे थे। तो राम भजो हमारे लिए एक गुड विशेस है, हमारी हैप्पीनेस है और हमारी पूजनीय है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड राम भजो फैमिली। तो एक तरह से अद्वैत ज्वेल्स आपकी कंपनी का नाम हो गया और आपका ब्रांड एम्बेसडर, आपका लोगो राम भजो हो गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है सर, हमारे चारों तरफ बड़ी शानदार, कलरफुल, अट्रैक्टिव ज्वेलरी दिख रही है। ज्वेलरी कई तरह की होती है, गोल्ड, डायमंड, और आपकी ये जो जड़ाऊ पोल्की ज्वेलरी है। तो एक तो ये बताइए, आपकी ज्वेलरी जड़ाऊ पोल्की, इसमें क्या खासियत है, ये क्या अलग है, और इसमें ट्रेडिशन, हिस्ट्री, जो अपील आती है वो क्या चीज से आती है? देखिए, वैसे तो ज्वेलरी सभी सुंदर है। ज्वेलरी का नाम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सुंदरता, एक हैप्पीनेस। लेकिन जड़ाऊ पोल्की, एक्चुअली इसकी खास बात यह है कि ये नेचुरल है। पोल्की कभी भी एक जैसा शेप में नहीं बनती। ठीक है। इसे बनाया जाता है, ये जैसा शेप डायमंड का रफ होती है उसी को पॉलिश करके पोल्की क्रिएट की जाती है। नेचुरल होने के कारण ये एक एब्स्ट्रैक्ट ज्वेलरी बनाने में सबसे ज्यादा काम में आती है। टुडे इज अ वर्ल्ड ऑफ डिजाइनर्स। आज जितनी भी दुनिया में लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो सबसे पहले उस ज्वेलरी के डिजाइन के ऊपर में कंसंट्रेट करते हैं। जड़ाऊ के पास में, पोल्की के पास में, क्योंकि जयपुर हमारा पोल्की के अलावा कलर स्टोन हब भी कहलाता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन रहा है हमेशा कि कुछ डिफरेंट क्रिएट करें, ब्लेंडिंग करें, 2 3 4 तरह की ज्वेलरी को अमालगमेट करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान पोल्की का होता है, बिकॉज दिस इज द ओनली पीस विच इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पहली बात, ये डायमंड है। दूसरी बात, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये हर ज्वेलरी को डिफरेंट बना देती है। एक जैसा दूसरा पीस बन ही नहीं सकता, बिकॉज एक जैसी शेप की दो पोल्की हो ही नहीं सकती। हम चाहें तो भी नहीं बना सकते। तो हम ऐसा मानते हैं कि क्योंकि इसका हर पीस लिमिटेड एडिशन है, हर ब्राइड जो नेकलेस पहन रही है वो एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब ये है कि इस ज्वेलरी को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर अ ब्राइड, बिकॉज नोबडी कैन मैच इट एंड नोबडी कैन कॉपी इट। सो ये खास है इसका, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। और आज मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि बिना पुलकी के सेट के ब्राइड का जितना साज है वो अधूरा है। उसे पुलकी का सेट चाहिए ही चाहिए होता है।
और वो खुद भी ये चाहती है कि उसको पोल्की का सेट पहनने मिले शादी में। तो नितिन जी, अगर कुछ साल पीछे चले जाएं, मान लीजिए 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएं, तो उस जमाने में जड़ाऊ का नाम, पोल्की का फिर भी थोड़ा सुनते थे, लेकिन जड़ाऊ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा कहें कि मारवाड़ी घराने में, मारवाड़ी शादी में जड़ाऊ की ज्वेलरी दी जाती थी, ब्राइड पहनती थी, लेकिन उनके अलावा बहुत सीमित दायरे में ये ज्वेलरी का नाम आता था। ये क्या बदलाव हुआ है 10, 15, 20 साल में कि अब जड़ाऊ एक नेशनल नाम हो गया है ज्वेलरी के फ्रंट में? तो बेसिकली मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि व्हाट इज जड़ाऊ। बिल्कुल। जड़ाऊ है वर्कमैनशिप। ओके। पोल्की प्रोडक्ट है, लेकिन जो काम होता है पोल्की को जिस तरह से, जैसे हम सेटिंग करते हैं हम्म। किसी पीस को, पोल्की को अगर ज्वेलरी में सेटिंग करना है तो उसको हम्म। जड़ाई किया जाता है। सो दैट जड़ाई वर्क जिसमें भी होगा उसको जड़ाऊ बोला जाता है। समझ गया। जड़ाई का काम 24 कैरेट सोने में होता है। ये आज से 100 साल पहले भी ऐसे होता था, 200 साल पहले भी ऐसे होता था, और आज भी वही होता है, क्योंकि पोल्की एक सॉफ्टर पीस है, एक फ्लैट डायमंड है। इसको सिक्योर करने के लिए हम इसके अंदर में, क्योंकि प्योर गोल्ड बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसको सेटिंग के अंदर में सबसे इजी होता है, उसको जड़ाई किया जाता है। पहली चीज कि जड़ाई जो होती है वो पोल्की की शेप के हिसाब से होती है। तो अभी जो मैंने आपको अभी बताया कि द ट्रेंड ऑफ नेचुरल, जैसा है वैसा ही सुंदर है। ये पोल्की का शेप जब जड़ाई में किया जाता है तो वो बिल्कुल पोल्की के शेप का ही सेटिंग होता है। समझ गया। तो हर पीस एक्सक्लूसिव हो जाता है, हर पीस सुंदर हो जाता है। तो इसलिए जड़ाऊ को इन दिनों में बहुत प्रेफर किया जाता है। दूसरा, जड़ाऊ एक ऐसी ज्वेलरी है जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ये रिसाइकलिंग ज्वेलरी नहीं है। इसे अगर आज ब्राइड ने खरीदा तो वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को ही जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन लव्स इट। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि अब ये एक कोम है, वैसे इसे बालों में लगाया जाता था, और ये करीब 70 साल पहले बना हुआ है। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनवाया था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही शौक था जड़ाऊ के अंदर में क्वालिटी होना, फिनिशिंग होना। उस वक्त कारीगर भी बहुत सेलेक्ट करके लिए जाते थे, और उस वक्त कारीगर भी मतलब बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग हुआ करते थे। तो ये जिस व्यक्ति ने बनाया है, इस व्यक्ति का पोता आज भी हमारे यहाँ काम करता है। He is doing that जड़ाई and he has the knowledge, but he cannot match his दादाजी's finishing. तो ये आज अगर 70 साल पुराना पीस है, तो इस पीस को मैच करना तो बहुत पीछे की बात है। इसकी ब्यूटी ऐसी है कि अगर इसको यूज किया जाए तो आई थिंक देयर इज नथिंग व्हिच विल मैच दिस इन द लुक। दूसरा ये है कि जो मैंने आपको बोला प्रिजर्व किया जाता है। अगर ये पीस उस वक्त पे किसी को सेल होता और वो आज उनकी फैमिली की ज्वेलरी में होता, तो क्योंकि ये वैसे ही एक्सक्लूसिव, मैंने बोला ये उनकी फैमिली का सबसे एक्सक्लूसिव पीस होता। सही। नॉट ओनली ड्यू टू दिस कि इसके अंदर में कोई बड़े हीरे लगे हुए हैं, बहुत सारा सोना लगा हुआ है, या बहुत कलर स्टोन लगा, नहीं। इसके अंदर जो है ये वर्कमैनशिप, उस कारीगर का आर्ट है। रामभजो आज भी, और रामभजो हमेशा से कारीगरों को सहेजने की बात करता है। हमारे पास आज भी वो कारीगर हैं जिनके जनरेशन्स हमारे पास काम किए हैं, और आज भी अगर कोई भी बच्चा जड़ाऊ का काम सीख कर और हमारे पास आता है तो हम उसे प्रमोट करते हैं, बिकॉज दिस इज अ गुडविल, अ स्टेटस ऑफ राजस्थान। जड़ाऊ इज बेसिकली राजस्थान ज्वेलरी, आई जस्ट अगेन कंफर्म इट टू यू। सो अगर ये इंटरनेशनली, ये हमने इसको, और क्योंकि अभी इस वक्त इंटरनेशनली जड़ाऊ का इतना
ट्रेंड नहीं आया था लेकिन पसंद बहुत कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा माँग रहे हैं। अगर हमने इसको ढंग से प्रेज़ेंट कर दिया इंटरनेशनली, तो आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द लग्ज़री मोस्ट ज्वेलरी इन द वर्ल्ड। अब एक चीज़ बताइए, आपने ये कहा इसमें हाथ की कारीगरी, हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी है, तो आप जैसे इसको इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने की भी चेष्टा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इंडियन क्राफ्ट, इंडियन आर्ट एक इंटरनेशनल स्टेज पे जाए। तो इस धंधे को स्केल अप करने के लिए क्या आपको वो कारीगर मिल सकते हैं? क्या आपको वो जो प्रोडक्ट्स चाहिए ज्वेलरी बनाने के लिए, वो क्या अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स की तो बात ही नहीं है बिकॉज़ पोल्की हम अभी तक में हमेशा हमने देखा है कि पोल्की की क्वांटिटी कम है क्योंकि हाथ से कोई ज्वेलरी बनानी है, तो वो लिमिटेड बन पाती है। कारीगर की बात है तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरेशंस प्रमोट की जाती है कि वो आगे भी आए। बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें आने के बाद में इस ज्वेलरी के बारे में और हमारी लेगेसी के बारे में बताया जाना चाहिए। इस ज्वेलरी की खास चीज़ बतानी चाहिए। इनफैक्ट हैंडमेड इस ज्वेलरी का सबसे बड़ा पॉजिटिव वो है। मेरे हिसाब से कोई भी जड़ाऊ मशीन से नहीं बन सकता क्योंकि एज द पोल की इज अनशेप्ड, नो मशीन कैन फाइंड आउट कि इसके डायमेंशन को मैं कैसे सेटिंग करूं। सेकेंडली प्योर गोल्ड है, प्रॉपर जड़ाई हाथ से की जाती है, उस कारीगर को मैच कर ही नहीं सकता है। इसीलिए जड़ाऊ के लिए हम ये मानते हैं कि स्केल अप के लिए हमें, हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत बड़ा स्केल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, बट वी आर रेडी टू डू दैट बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर द वर्क। क्योंकि बीच में लोगों को ये हो गया था कि जड़ाऊ कम बना रहे थे तो हो सकता था कि लोग एमिग्रेट कर रहे थे कारीगर दूसरे कामों के अंदर में। लेकिन अभी आप देखोगे तो जितने लोग बाहर चले गए थे दूसरे व्यापार में, वो वापस से आ रहे हैं और वो जड़ाऊ का काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास में इनफ कारीगर होगा कि हम एक्सक्लूसिव ज्वेलरी बना सकें। अब आ जाते हैं नितिन जी आपके कारोबार पे। आपके पास कोई कस्टमर, ब्राइड, होने वाली ब्राइड या उसकी फैमिली जब आते हैं, तो क्या उनके दिमाग में वो क्या चाहते हैं वो ऑलरेडी तैयार है, या वो आपके पास जो डिज़ाइन है वो देखकर सिलेक्ट करके डिसाइड करते हैं कि उनको क्या चाहिए? बिल्कुल होता तो ये है कि वो सोच के तो आती है बिकॉज आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो हर ब्राइड अपने आप को एक ड्रीम ब्राइड के रूप में ऑलरेडी क्रिएट कर लेती है कि ये ड्रेस पहनना है और ये ज्वेलरी पहननी है और ये दिस काइंड ऑफ पीस आई एम गोना वेयर। लेकिन मैंने ये देखा है कि 90% ब्राइड्स यहाँ आके और उनका वो जो व्यू है वो चेंज हो जाता है ओके। because here they come and see the latest collection. So Ram Bhajo is always, you know, we are being counted कि इस बार राम भजो नया क्या लेके आ रहा है। We are being counted like that. राम भजो के लिए बोला जाता है कि ये परिवार हमेशा कुछ ना कुछ नया डिफरेंट लेके आता ही आता है। So when she comes here and she tries other jewelry और jewelry भी इतना भी डालती है, उसको ये लगता है कि नहीं उससे तो ज्यादा मेरे ऊपर ये अच्छा लग रहा है। एंड ऑब्वियसली हमारी टीम है वेरी इक्विप्ड एंड स्ट्रॉन्ग टीम जो कि उनको एक्सप्लेन करती है कि उनकी ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए एंड व्हाट टाइम शी इज गेटिंग मैरिड और वो कहाँ उसकी शादी हो रही है। तो कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, कुछ पैलेशियल वेडिंग्स होती हैं। जैसी वेडिंग है ज्वेलरी वैसी गाइड करनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, ज्वेलरी को पहनने के बाद ही पता लगता है कि ये आपको कौन सा वाला डिजाइन और कौन सा स्ट्रक्चर सूट करता है। समझ गया। तो 99% बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि ब्राइड्स कम विद देयर डिसाइडेड थॉट कि मुझे ऐसा चीज चाहिए, बट व्हेन दे सी द न्यू डिजाइन्स एंड न्यू स्ट्रक्चर्स एंड ज्वेलरी, फिर उनका मन करता है कि नहीं, आई शुड चेंज माय व्यू नाउ, आई शुड कम ऑन। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमें बड़ा मजा आता है कि जब वो इस चीज को देख के बोलती कि वाओ, आई डिडंट थिंक कि मैं ये ज्वेलरी देखूंगी और आई विल बी डिसाइडिंग दिस ऑन माय सेल्फ, राइट। एंड दूसरी बात ये होती है कि किसी भी ब्राइड का आने से पहले विजन ये होता है कि वैसा सेट पहनना है, बट वी टेल हर व्हाई वैसा, व्हाई डोंट यू बिकम डिफरेंट।
Why not that? Let you be different from others. So वो बहुत काम करता है. Bride loves that. कि yes, I want to be different. So I think we love it. We love this. अब नितिन जी, आपके बिजनेस मॉडल पे थोड़ी बात करते हैं कि ये ज्वेलरी का धंधा एक पर्सनलाइज्ड बिजनेस है. इट इज बी टू सी. आपका जो जयपुर में आपका कारखाना बोलिए, आपका एक शोरूम बोलिए, आप और एक नया बनाने वाले हैं आईपीओ के बाद. उम्मीद करता हूँ 3-4 महीने में वो भी तैयार हो जाएगा और आप आगे जाकर जिसे कहते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को बड़ा करना चाहते हैं. तो ये क्या आपका विस्तार की योजना है? That's very good to explain in fact because अब समय आ गया है कि अब हम अपने आप को expand करें towards national side and also international. So we have plans like we will be starting, अभी हम लोग कुछ franchising के discussions कर रहे हैं. कुछ जगहों पे हम franchises शुरू करेंगे. जड़ाऊ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो जैसी सिटी है उस सिटी के ट्रेस के हिसाब से हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएंगे. सेकेंडली, जो जयपुर है, जो हेड ऑफिस है, ये हमेशा बैकअप ऑफिस रहेगा. जिस सिटी में छोटी ज्वेलरी बिक रही है उसमें ब्राइडल ज्वेलरी भी चाहिए होती है, तो हमें एक सपोर्टिव ऑफिस यहाँ रखना है और हमें ऑल ओवर इंडिया में we have selected a few cities which we are already working on. मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इसको हमें सिटी में अवेलेबल कराना पड़ेगा. अभी तक में लोग जयपुर आते हैं, वो यहाँ आके ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास में समय कम होता है, वो वहाँ अपनी सिटी में ज्वेलरी लेना चाहते हैं. तो वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड इट इन 2 टायर सिटीज मोर. और बाकी बड़ी सिटीज में क्योंकि हमारा B2B का बिजनेस भी काफी है, तो हम इस चीज को भी बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे B2B बायर्स ज्यादा हैं, हम क्योंकि वी हैव टू बी लॉयल विद देम, वी प्रेफर कि वहाँ वो उनका शोरूम चले, और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ इस चीज की नीड है, हम वहाँ पे इसको एक्सपेंशन के भी जा रहे हैं. इट्स अ स्ट्रेटजी एंड वी आर वर्किंग ऑन. इसके अलावा इंटरनेशनल में यस, वी आर प्लानिंग. देयर आर फ्यू स्पॉट्स व्हिच आर ऑलरेडी डिसाइडेड. जल्दी ही हम लोग वहाँ पे अपना सेटअप भी लेके जाएंगे. और इंटरनेशनल शोज बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ हम इस ज्वेलरी को इंट्रोडक्शन में लेके जाएंगे. तो ज्वेलरी इंट्रोडक्शन उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ में होनी चाहिए. तो हम इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गए हैं अब कि अब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है एंड व्हाट एक्चुअली वैल्यूज इन दैट. सो वी हैव अ टीम, we have well training done for them and we are all set to move. नितिन जी, निवेशक कंपनी देखता है, प्रमोटर देखता है और कंपनी के आंकड़े देखता है. आपके अगर मुनाफा के नंबर देखें तो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं. थोड़ी सी जिसे कहते हैं ईर्ष्या भी होती है कि ये कंपनी इतना कैसे कमा लेती है, क्योंकि अंत पंत आप ज्वेलरी हो और बाकी ज्वेलरी कंपनी के किसी के भी नतीजे इस टाइप के नहीं होते. तो 3 हिस्सों में आपका मैं जवाब चाहता हूँ. एक, आपके मार्जिन्स इतने अच्छे क्यों हैं? दूसरा, क्या आगे जाकर जैसे आप ये धंधे का विस्तार करोगे ये मार्जिन सस्टेनेबल है? और तीसरा, ये जो आप मार्जिन कमाते हो और बाकी नहीं कमा पाते, इसकी खास वजह क्या है? मैं उनकी बुराई नहीं चाहता, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्यों कमाते हो. क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस. तो आप ये मानो कि किसी भी चीज की अच्छी प्राइस एक ग्राहक किन किन रीजन से देना चाहता है. पहली चीज कि वो उसे डिजाइन में सुंदर लगे. केवल सस्ता इसलिए खरीद लें कि वो सुंदर नहीं है, वो डिजाइन तो ठीक ठीक है लेकिन सस्ता है तो हम खरीद लें, ये नहीं होता अब ज्वेलरी में. हमें सुंदर डिजाइन चाहिए. दूसरा,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट अ रिसाइकल ज्वेलरी, हम्म, इट हैज टू बी प्रिजर्व्ड। तो प्रिजर्व की हुई ज्वेलरी आज से 15 साल 20 साल बाद जब उस पीस को निकाला जाए तो उसे देखा जाए कि इसके अंदर क्या खास है। उस वक्त कोई ये देख के नहीं बोलेगा कि इसमें हीरे लगे हैं, सोना लगा है, पुल्की लगी है, कलर स्टोन लगा है, नहीं। हर वो इंसान पूरा सोचता गेटअप है जो आएगा। एग्जैक्टली वो उस पीस को उठा के उसका लुक, उसका वर्कमैनशिप की बात करेगा। आज भी अगर मैं इस पीस की बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 70 साल पहले ये पीस बना है। जब इस पीस को आप हाथ में लोगे तो आप ये बोलोगे क्या वर्कमैनशिप है। अगर इस तरह की बात होती है तो वर्कमैनशिप को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। राम भजो ने हमेशा वर्कमैनशिप को बहुत वैल्यू दिया है। अब ईच पीस उठा के अगर देखोगे तो उसमें खास बात यह है कि उसकी फिनिशिंग शायद रिपीट नहीं कर सकता कोई। दूसरी बात आ जाती है कि हम मेहनत बहुत करते हैं। एक एक पीस को जब बनाते हैं तो उसको लिमिटेड एडिशन बनाया जाता है। मार्जिन आप लिमिटेड एडिशन पीस में ले सकते हो। रेगुलर बनाने वाले पीसेस में जो बराबर बन के आ रहे हैं उसमें आप मार्जिन नहीं ले सकते। तीसरी बात यह है कि जैसा कि आपने बोला कि फ्यूचर का सोचने में, या जैसे कि जेनजी जो नई जनरेशन है वो इसको एक्सेप्ट कैसे कर रही है, या उनको ये कैलकुलेशन कैसे आता है कि ये पीस में मार्जिन ज्यादा है। देखिए क्या होता है कि कोई ज्वेलरी आपको अगर पसंद आ गई है तो आपको उसको लेना है। आपको केवल ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें इतना सोना है, इतना हीरा है, इतना पोल्की है, इतना कलर स्टोन है। हम्म, उस वैल्यू को जानते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये पीस खरीद सकते हो, चाहे मुझे इसकी एक्स्ट्रा लेबर देनी पड़ रही है, मार्जिन देना पड़ रहा है, दैट क्रिएट्स अ सेल, दैट क्रिएट्स अ परचेज। और राम भजो हमेशा हर पीस के अंदर में कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव डालता है जिसे कोई मैच नहीं कर पाता जो वो यूजुअली। जान कहते हैं। जान कहते हैं एग्जैक्टली। आप मेरे सामने ये जितने पीस आपके सामने पड़े हैं मैंने ये देखा है। आप कोई एक पीस को उठा के अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं उसके बारे में आपको ये बता सकता हूँ कि इसकी जान क्या है। सो इम्पोर्टेंट दिस वर्ड जान इज एक्चुअली एन एक्सक्लूसिव वर्ड। हर ज्वेलरी पीस में कुछ होना चाहिए जो बोलता है। सही है। अगर मैं ये पीस उठाता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन डेंटी पेंडेंट। अब आप देखिए हम्म, इस पीस के अंदर में अगर हम ट्रेंड पे जाते थे तो पहले बोला जाता था कि रेड रेड होना चाहिए, ग्रीन ग्रीन होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। इसके अंदर आपको हर कलर दिखेगा, सही है। लेकिन हर कलर इतना सटल्ड है कि वो इस पीस को एक्सक्लूसिव बना रहा है। इसमें नीचे एक रूबी लगा हुआ है जो कि लॉन्गिडो माइंस का है। ये इस पीस को वैल्यू दे रहा है बिकॉज दिस इज द ओनली डार्क थिंग। एंड देन वी करेक्ट। हैव अ सेंटर पुल्की व्हिच इज स्क्वायर। इट इज बीइंग टेकन फॉर दिस पीस। अब स्क्वायर शेप की दूसरी पोल्की निकालना इज नॉट पॉसिबल। ये कलर कॉम्बिनेशन बनाना इज नॉट पॉसिबल। और ये जितने स्टोन्स हैं रियल, तो इस शेप के, इस साइज के, इस कलर के स्टोन निकाल के ये सेम पीस बनाना इज नॉट पॉसिबल। तो जो दूसरा पॉसिबल नहीं है उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा मार्जिन तो देना ही पड़ेगा। समझ गया। अब क्योंकि आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, ये जानना भी निवेशकों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू क्या रहेंगे। सो देखिए हमें एक तो वी वर प्लानिंग टू गेट डेट फ्री बिकॉज डेट एक ऐसा बर्डन है जिससे कि आदमी डिजाइनिंग और प्रोग्रेस की सोच नहीं सकता। वो हमेशा सोचता है कि इतना तो मेरा ब्याज साल का ब्याज खर्चा है। चुका दो, यस यस लोन चुका यस। दो। सो दैट इज देयर इन माइंड। ऑब्वियसली इफ दैट गोज देन हम और ज्यादा स्ट्रांगली बिजनेस कर पाएंगे। So one is that. Secondly, we are looking for more working capital because what is happening is the jewelry which is ready that sells first. करेक्ट। जड़ाओ पोल्की की ज्वेलरी आप ऑर्डर से बनाने जाते हो तो आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपने जो इमेजिन किया वैसा पीस सामने आया नहीं है। मैं सही है। केवल जड़ाओ की बात नहीं करता, किसी भी ज्वेलरी का ऑर्डर हम करते हैं, it may be a surprise or it may be a disappointment sometimes, सही है। maybe.
मैं ऐसा नहीं कहता होता है, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है, तो हम वो चांस नहीं लेते। हम चाहते हैं मैक्सिमम हम जितना रेडी स्टॉक बना सकें। सेकेंडली, व्हेन वी गो ग्लोबल, व्हेन वी गो इन इनटू डोमेस्टिक मार्केट, हमें जब नए शोरूम्स और नए फ्रेंचाइजेस खोलने हैं, तो हमें स्टॉक की नीड और होगी, जिसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल ऐड हो, तो वी विल ऐड मोर स्टॉक। और जड़ाऊ का स्टॉक एक सबसे अच्छी खास बात ये है कि डेड नहीं होता है। सही। ये कभी डेड नहीं होता है। जैसे हम ये मानते हैं कि कोई भी पीस है उसको रिसाइकिल करना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। फॉर मी इफ आई से, क्योंकि मेरे पास वो पूरा सेटअप है, मेरे पास वो कारीगर है जिसने उसको बनाया। हमें मालूम है कि अगर उसके अंदर कोई कलर चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, स्टाइलिंग चेंज करना है, तो वी हैव ऑल ऑप्शंस। So I think we'll put more working capital on the stock. We'll make more exclusive pieces, so we will be able to scale it more. As you said, how to scale? Yes, when stock is there, it will be more selling, and that's the crux. जाते जाते एक आखिरी सवाल, जेन जी को ये लगता है कि ज्वेलरी एक फैशन है, एक नेसेसिटी है, एक ट्रेंड है। आपके हिसाब से ज्वेलरी की क्या महत्व है? पहले तो मैं जेनजी के लिए बोलूंगा कि दे आर फैब्यूलस। Okay. वो इतने इतने ट्रांसपेरेंट हैं, इतने क्लियर हैं अपने थॉट्स को लेकर। मुझे मजा आता है कि जब मैं किसी जेनजी के साथ में बैठता हूँ और वो कोई ज्वेलरी डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन होता है कि जो मैं खरीद रहा हूँ या जो मैं खरीद रही हूँ, वो चीज एक्चुअली क्या है। समझ गए। बिफोर दिस, जो पहले जनरेशन हुआ करती थी, दे यूज्ड टू फॉलो पेरेंट्स कि मम्मी ने पसंद किया, चाची ने पसंद किया, तो आई गो फॉर इट। बट टुडे each girl has a choice, she has a mindset, she comes, she wants to see the piece by itself, she wants to try the piece, and she wants to decide it with knowing about it, what actually it is. Then Gen Z is actually appreciating the brand images. See, it's very difficult to create a brand image. You have to have a legacy, you have to have that quality, you have to have those reviews. Today Ram Bhajo is known for all the values there. So any girl who is coming to Ram Bhajo is first knowing Ram Bhajo, not Ram Bhajo jewelry first. Right. She says that this is a place where I can find something which I'm looking for. Secondly, this is a place which will solve my questions. So any Gen Z will come to you, will have set of questions, and if they are not answered well, you are failed. So they are decided कि अगर मेरा ये आंसर सही आया तो इससे ज्वेलरी लेंगे, नहीं तो हम आगे चल देंगे। समझ गए। So they have a mindset, and second part, Gen Z, again I say, I'm loving it that they, in brides, in girls, obviously jewelry हुआ करता था, the boys in Gen Z are going crazy for jewelry. They want, from their head to toe, they want jewelry. It was a time when boys never want to go for any piece as a jewelry. They used to buy watches, bags, shoes, cars. These used to be their ornaments. But today, you'll see brooches, you'll see kantha, you'll see cufflinks, you'll see buttons, anklets, bracelets. I've seen, we made armlets for the boys. So this is what is happening, and we are loving it. We are loving making those things for them. We didn't see boys wearing chokers before. Nowadays, they prefer to buy chokers. So the things are happening in very positive side, and we being into the creative field are feeling it so good. It is such an happiness that like a bride and a groom both are wearing our jewelry. Looks like, it's an achievement. सोने पे सुहागा। Sone pe suhaga. So I feel Gen Z, I just love it the way they are. तो नितिन जी, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you. नमस्कार दोस्तों, आज मैं अद्वित ज्वेल्स लिमिटेड जयपुर में बैठा हूँ और मेरे साथ है
5वीं पीढ़ी की सदस्य इस राम भजो फैमिली की। ये है ऋत्वी। ये आज के दिन इनका जो डेजिग्नेशन है वो हेड ऑफ स्ट्रैटेजी ब्रांड हेरिटेज का काम देख रही है, और ये हाल ही में अमेरिका से पढ़कर इंडिया वापस आई है। ये बताएंगी कि ये क्या एग्जैक्टली करती हैं और पढ़ाई और एक्चुअल बिजनेस में क्या एक तरह का मिश्रण है। 1921 की स्थित कंपनी जो 105 साल पुरानी है, उसमें ये काम देखती है। तो ऋत्वी जी, वेलकम टू माय शो। ये बताइए, पढ़ाई करके आप जब इंडिया आई और आपने ये बिजनेस देखा जो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने देखा, बट जो सीखा और जो देखा उसमें कुछ अलग दिखा? Hello everyone, and thank you so much, Uncle. I studied at Rhode Island School of Design in US. तो वहाँ पे my lifestyle was very different. हमारी teachings and culture and everyone around me had this structured business view कि ऐसी business में जाना होता है जिसमें structure है, global system है, everything is independent, you are living that life. एंड कमिंग बैक टू समथिंग सो ट्रेडिशनल, जो मतलब इतने लेयर्स ऑफ पीपल लगते हैं काम करने के लिए, इतनी बड़ी फैमिली होती है, दिस वाज नॉट एन ऑप्शन और अ चॉइस फॉर मी, क्योंकि मैं वैसे सोचती नहीं थी। हाउएवर मैं डेफिनेटली जब वापस आई मेरा व्यू बहुत चेंज हुआ, बिकॉज मैंने जड़ाव के क्रक्स को समझा, मैंने जड़ाव पोल्की की हेरिटेज, कल्चर, सेंचुरीज ओल्ड वर्किंग को समझा, और वो थ्योरी एक्चुअली दैट बॉट मी टू बिकम द पर्सन आई एम हियर टुडे इन राम भजोस। एंड जितना मैंने पढ़ा है, जितना सीखा है, और जो मैं ज्वेलरी में देखती हूँ एवरी डे हियर, that is what changed my opinion and prepared me ki I am ready for this. And I think my view of getting in that independent, complete different structured system has changed. I want to be here and follow this structure of these many people, this life, and take Jadao to its glory. That's what I have realized. टुक में क्या मैं ये कहूँ कि तुमको ये अब मजा आ रहा? डेफिनेटली अब मेरा पैशन, आई फील अब मेरा पैशन जड़ाव बन चुका है। रोज ऑफिस आके नए डिजाइन देखना, नए स्टॉक देखना, मेरे पापा एंड चाचा के साथ बैठ के ज्वेलरी समझना, राम भजो हैज गिवन मी दैट पैशन अगेन दैट आई फाउंड इन माय वर्क इन रिजडी। मुझे यहाँ आके वो पैशन इसकी थ्योरी और इसकी डिजाइन एंड क्राफ्ट्समैनशिप में मिला है, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी राइट नाउ। अगर ज्वेलरी की बात करें तो जड़ाऊ एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में हाथ का काम यानी कारीगरी जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा है। तो क्या आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं? क्या ये आप इसको एक यूएसपी समझते हैं इस ज्वेलरी की बनिस्पत और जो ज्वेलरी बनती है, या इसको आप एक अड़चन समझते हैं कि क्योंकि इतनी मेहनत हाथ से करनी पड़ती है, ये ज्वेलरी कभी बड़ी नहीं बन सकती? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है इसकी जो कारीगरी और क्राफ्ट्समैनशिप है, जो एक हाथ से आता है काम हुआ हुआ, वो मेरे अकॉर्डिंग कैन नेवर बी अ प्रॉब्लम। इट कैन बी समथिंग जो ढूंढना डिफिकल्ट हो, क्योंकि क्राफ्ट इनहेरिट होती है, स्पेशली अ क्राफ्ट लाइक जड़ाओ, ये इनहेरिटेंस से आती है। ये आई हैव सीन, जो हमारे आज कारीगर हैं उनके फोर फादर्स मेरे फोर फादर्स के साथ काम करते हुए, आई हैव सीन दैट, आई हैव हर्ड अबाउट दैट, और मैंने उनको वही प्रोसेस जो उस टाइम पे चलता था वो फॉलो करते हुए देखा है। एंड इफ आई टेल यू अ बिट अबाउट जड़ाओ का जो प्रोसेस होता है, आई थिंक वही आपको भी पैशनेट कर देगा इनफैक्ट। सबसे पहले आता है जड़ाओ में सदाई, विच इज गोल्ड की शेपिंग करना। देन देयर इज घड़ाई, जिसमें आता है बेस एंड फ्रेम ऑफ द पीस सेट करना। देन देयर कम्स खुदाई, जिसमें आप गोल्ड को एनग्रेव करते हैं और इंक्रास्ट करते हैं। देन देयर इज इनामलिंग, विच इज रंगाई, उसमें स्पेशलाइज्ड ग्लास यूज होता है मेल्ट हुआ हुआ, जो पीछे का स्ट्रक्चर एंड फ्रेम सेट करता है।
एंड वो बहुत ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ज्वेलरी होता है. देन द फाइनल, जिसको हम जड़ाऊ बोल रहे हैं, जड़ाई होती है, विच इज आप गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड, कुंदन उसको बोलते हैं, प्योर फॉइल गोल्ड होता है, उसको अराउंड पोल की सेट करते हैं इन लाख, एंड वो सारे स्टोन्स इन लाख जड़ते हैं. उस प्रोसेस को जड़ाऊ बोलते हैं. दैट इज माई मोस्ट फेवरेट प्रोसेस, मोस्ट फेवरेट पार्ट, क्योंकि आप जब देखते हो इट्स फैसिनेटिंग टू सी. इतने सारे आर्टिजन्स इतने सारे डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो करते हैं. बहुत प्रोसेसेस के तो मैंने अभी नाम भी नहीं लिए, जैसे खलाई हो गया, उतराई हो गया, there's पलटाई, there's डाक भिड़ाई, there's पुआई, there's so much that goes into it. एंड एक भी आर्टिजन, एक भी कारीगर का काम मतलब गलत नहीं हो सकता, या वो कुछ मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे सेट पे रिफ्लेक्ट कर देता है. आप नेक्स्ट जेन की एक सदस्य हो. हम्म. अ, आपकी जो पीढ़ी है उनके बारे में ये कहा जाता है बड़े इंडिपेंडेंट विचार के हैं, खुद की सोच रखते हैं, और खुद को नहीं जचा तो वो काम नहीं करेंगे. आपके पैशन को देखकर ये लगता है कि आपने, जैसे कहते हैं, यू हैव फॉलन इन लव विद जड़ाऊ. हम्म. ये क्या है? ये इस चीज की कला है, या क्योंकि आपके पूर्वजों ने ये काम किया इसलिए है, कि वाकई इस आर्ट में कुछ ऐसा है जो कोई भी आदमी या औरत इससे नेचुरली फॉल इन लव हो जाएगा? तो वन थिंग इज, ज्वेलरी तो जैसे ब्लड में ही रन करता है, वो बात सही है. तो है. बट उसके अलावा मेरा पैशन जहाँ से आया है वो होगा इसकी आर्ट, क्राफ्ट्स एंड हिस्ट्री को समझना. वो जब तक मैंने, एज जेनजीज आर वेरी इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं और हम बहुत चेज करते हैं क्यूरियोसिटी को, कि why is that importance given to this particular art form, this particular piece, this particular, जैसे पोल की फ्लैट डायमंड, why. तो वो सब once my age group of people starts understanding, और my generation हम समझने लगते हैं, तो मुझे लगता है automatically that passion happens, that passion is created. And for me it was understanding कि इसकी foundation कहाँ से आई थी, which was from Rajputs itself. They laid the foundation, they understood कि gold कैसे behave करता है, materials कैसे behave करते हैं, क्योंकि cold setting करनी पड़ती है इसमें. They understood variability, पहनना कैसे है, दिखाना कैसे होता है, structure set करा था. Then there were Mughals that came, उनने अपने साथ precision, balance, symmetry लाया. And along with them actually came Persian artisans, which is modern day Iran आज. वहाँ के artisans आए थे जो अपने साथ एक sort of geometry ले आए थे, एक sort of eye balance, hierarchy, कि दिखना कैसा चाहिए piece overall, वो डिटेलिंग ऑफ एवरीथिंग, वो आई थी, उनसे आई. तो जड़ाऊ दैट वी नो नाउ, पोल की जड़ाऊ ज्वेलरी इज एन अमेल्गमेशन ऑफ centuries and cultures, and I think that is what interests everyone, including Gen Zs, including the people who belong to different generations. सबको पोल की इसीलिए पसंद आता है. तुमने इतिहास बड़े अच्छे से समझाया कि इसका इतिहास क्या है, कैसे ये ज्वेलरी आई. अब अगर आज के मॉडर्न डे की टाइम की बात करें, 2026, सोशल मीडिया, डिजिटल, कहीं पर भी जाओ तो जड़ाऊ वर्ड बार बार सामने आता है. कोई भी हैपनिंग, शादी की बात करो तो जड़ाऊ की बात आती है. ये जो एक अवेकनिंग हुआ है, तुम्हारे हिसाब से what has led to this? I think again, definitely it is about the way it has become popular, the way अब लोगों को ये दिखने लग गया है, जैसे एक पोल की शाइन करता है जब कोई ब्राइड पहनती है. एंड आज की डेट में तो ब्राइड हो, ग्रूम हो, टॉप टू टो दे वांट टू बी ड्रेस्ड इन पोल की. हमारे इतने ग्रूम्स हैं, इतनी ब्राइड्स हैं रामनजू की फैमिली में, that they are completely studded in पोल की, and they adorn it, and when they wear it हम उनसे ज्यादा खुश होते हैं. I think it is about understanding कि वो जो क्राफ्ट समवेयर बीच में थोड़ा कम हो गया था, वो वापस ही इसीलिए आया because people started seeing
दिस कैन नॉट बी मिस्ड। जब आप ये पहनते हैं तो जो शाइन, जो ऑरा, जो पर्सोना एक जने का क्रिएट हो जाता है, दैट यू कैन क्लियरली टेल दिस इज द ब्राइड एंड ग्रूम। आई थिंक दैट इज व्हाट इज वर्थ द चेज बैक। एंड जितना अच्छा ग्लोबलाइज इसको करा जा रहा है अभी, एंड आई कैन टॉक अबाउट राम भजोस डेफिनेटली। हम जितना फोकस करते हैं अपने मार्केटिंग एस्पेक्ट पे, हम जितना सेलिब्रिटीज को, यू नो, वी celebrities are constant chasing this polki jadao jewelry, तो हम जितना we can give and we can, you know, make sure that they look perfect in it. I'm talking, be it celebrities or be it anyone in, for us in marketing, everyone loves looking at it, wearing it and feeling it on them because of the base it has, because of the story it carries, and I think that really matters. So तुमने जो ये ज्वेलरी पहन रखी है हाँ, गले में, इसे क्या बोलते हैं और इसकी क्या खासियत है? सो दिस इज अ चोकर। ये नेक पे ही जाता है एंड ये इतना स्टिफ हो जाता है। The one I'm wearing, as I've been talking about polki jarao, has a big polki in the middle. Then it has rose cut diamonds around it, encrusted हैं। उसके side में there's rubies. ये they belong to Longido mines, so Longido rubies. Then I'm wearing this ring. There's polki again in it, a big polki. There's diamonds and there's emerald. And now I would like to talk about the brooches that I'm wearing. There's tanzanite trillium, that's the stone. Then there's diamonds. And it's shaped like a parrot. Hmm. And then there's this another brooch with pearl and diamonds as well. And it was a very proper choice that I made, because I was like, I'm wearing such a formal outfit, so I want very modern and dainty and smart and edgy look. And I think this all helped me with it. एंड दिस इज, ये सभी कुछ जड़ा हुए? हाँ, this is all part of जड़ाव jewelry. जड़ाव पोल्की ज्वेलरी साथ में ही बोला जाता है। जड़ाव आर्ट होती है, and I think every piece that we wear has art in it. So तो दोस्तों, ये चीज समझने जैसी है। मॉडर्न ज्वेलरी, मॉडर्न लुक, जेंजी लड़की ज्वेलरी पहनी है ट्रेडिशनल आर्ट, जड़ाऊ पोल्की, लेकिन देखने में कहीं पर भी ये खाली ट्रेडिशनल या आउटडेटेड नहीं लगता। काफी, अगर मैं कहूँ तो मॉडर्न लुक है, अट्रैक्टिव है और ये आपके सामने है। तो दोस्तों, जो दो चीज समझ में आई इनसे बात करके, इनके चेहरे पे जो खुशी है जब ये बात कर रही हैं ज्वेलरी की, जब आपको बता रहे हैं कि मुझे इस ज्वेलरी के पीस के पीछे इतिहास जानना है, तब मेरे को ये पहनने में और मजा आता है। ये साफ बताता है कि हाथ की बनी हुई चीज और मशीन से बनी हुई चीज में फर्क होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखकर अच्छा लगा हो। देखते रहिए मेरे साथ। मेरे साथ है अंश जी, जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं अद्वित ज्वेल्स लिमिटेड के, और ये बताएंगे कि यहाँ पे डिजाइनिंग, मैनुअल, कोरल ड्रॉ, ये सब कैसे करते हैं कस्टमर के डिमांड पर, या जो ये खुद अपने डिजाइन पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके लिए। तो अंश जी, ये बताइए ये डिजाइन कैसे बनती है? तो अब अपन जैसे देख सकते हैं, अपन ने, आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन, इसमें हमने पहले स्केच किया, रफ स्केच किया कोई कॉन्सेप्ट को लेके। अब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट था टाइगर एंड बर्ड्स। तो Okay. उस कॉन्सेप्ट से हमने पहले हैंड रफ स्केच बनाया, फिर उस रफ स्केच से हम गए कोरल डिज़ाइनिंग पे, जो कि कंप्यूटर पे बनता है। अब ये बनने के बाद में इसमें क्या सामान जाएगा, क्या स्टोन लगेंगे, क्या डायमंड लगेंगे, ये डिसाइड करेंगे और फिर इसको आगे जी बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे। बिल्कुल। तो जब रफ स्केच हमारा बनता है, हम उस पे स्टोन्स रख के देखते हैं कौन सा स्टोन अच्छा लगेगा, कौन सा कलर कॉम्बिनेट करेगा उस डिज़ाइन से, और फिर उसके बाद वो कलर फाइनल होता है। अब जैसे इसमें
हमने सेंटर में एमराल्ड लिया है हम्म। क्योंकि इसमें एमराल्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने इसमें एमराल्ड लिया है। एमराल्ड के साथ अपने पास इसमें पोल्की है एंड डायमंड्स है। ओके। और मान लीजिए आपने जो विजुअलाइज किया उसमें कोई स्टोन मैच नहीं होता, तो आप क्लाइंट को, कस्टमर को वापस बताएंगे कि आपने ये कहा था लेकिन हमारे हिसाब से ये रिकमेंडेशन बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, वो तो होता ही है। हम लोग भी कस्टमर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, ये वाली चीज़ इससे ज़्यादा कॉम्बिनेट करेगी, तो उसमें भी होता है, कस्टमर फिर मान जाता है। ठीक है। अब ये डिज़ाइन आपके यहाँ फाइनल हो गई है और अब ये अलग अलग प्रोसेस में जाएगी जी। या क्या? अब इस प्रोसेस के बाद डिज़ाइन जाएगी कैड में, तो अपन कैड देखते हैं। अब हम आते हैं कैड में। अब इसमें आपने जैसे देखा, ये डिज़ाइन जो अपन ने वहाँ पे देखा था, जो पहले रफ स्केच हुआ, उसके बाद हमने कोरल पे बनाया कंप्यूटर पे, अब वो जाता है कैड में। कैड में डिज़ाइन बनने के बाद इसमें अपने को पूरा डिटेल इस डिज़ाइन का पता चल जाता है, जैसे इसमें कितना डायमंड यूज़ होगा, कितना कैरेट पोल्की यूज़ होगा और कितना गोल्ड यूज़ होगा, और जहाँ और स्टोन का वेट भी इसमें अपने पास आ जाता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को रेंज और प्राइस बताने में हमारे को ईजी होता है, क्योंकि सब चीज़ें इसमें हमारे सामने होती है। सर एक चीज बताइए, ये टाइगर के जो दांत है, जी, ये दांत क्या चीज से बनते हैं? ये पूरा गोल्ड का है, ये पूरा गोल्ड का पूरा है, गोल्ड का है। पर बड़े आप देख सकते हैं, यही कैड का वो होता है कि अब जैसे आप ये बर्ड भी देख सकते हैं, पैरट, हाँ ये भी उसने बना के उसमें डायमंड लगा के इसका पूरा रूप दिया है। ये शेड पूरा अपना गोल्ड का है। ठीक है। अब जैसे अपन ने लास्ट स्टेप देखा कैड का स्टेप, उसके बाद अपना जाता है कैमिंग का स्टेप, और कैमिंग से निकल के आती है अपने पास कास्टिंग। कास्टिंग में क्या करते हैं, अब उसके बाद कास्टिंग आने के बाद कारीगर उसको अच्छे से फाइल अप करता है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव मेटल होता है वो उसमें से रिड्यूस करता है। अब जैसे ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का ये यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हैं। फाइलिंग करने के बाद इसका घाट प्रॉपर अपने पास रेडी मिलेगा। फाइलिंग के बाद अपने पास आता है घाट। घाट में कारीगर पूरा अपने लिंक, कड़ियाँ, ये सब ज्वाइन करके उसको प्रॉपर जो भी डिज़ाइन होती है उसका प्रॉपर एक घाट बना देता है। अब जैसे ये घाट अपने पास है, ये एक ब्रेसलेट का घाट है, और जो इसकी ओरिजिनल डिज़ाइन है ये वो डिज़ाइन है। समझ गया। तो एक एक स्टेप के बाद में शेप, साइज, शक्ल, जी। अपीयरेंस, लुक सब बदलता है। जी, सब बदलता है। अब अपन ने देखा जैसे घाट, अब घाट के बाद जाता है सेटिंग पे, तो नेक्स्ट स्टेप अपना है सेटिंग। घाट पॉलिश के बाद सामान जाता है सेटिंग पे। तो यहाँ पे जैसे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे कारीगर डायमंड सेटिंग एंड स्टोन सेटिंग कर रहे हैं, और पोल की सेटिंग भी यहाँ पे होती है। जड़ाऊ बनाने में ये पहला स्टेप है जिसे बोलते हैं सदाई। सदाई में कारीगर फ्रेम बनाते हैं गोल्ड का, ये जैसे उस सेट के पेंडेंट का फ्रेम है। सदाई के बाद बनता है घाट। इसमें कारीगर सदाई पे गोल्ड का बेस लगा के इसको घाट के रूप में पूरा करते हैं। अब हम आए हैं हमारे जड़ाऊ की तरफ। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है घाट, जो कि हाथों से बनाया जाता है। ये सबसे पुरानी तकनीक है जो कि हमारे राजा महाराजाओं से चलती हुई आ रही है। ये है इसका डिज़ाइन। घाट के बाद हम आते हैं खुदाई पे। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड पे खुदाई की जाती है, जिसमें हम मीना भरते हैं। खुदाई के बाद इसमें होता है मीना, जिसे मीनाकारी भी बोला जाता है। इसमें खुदाई की हुई जगहों पे अपन रंग भरते हैं। फिर हम आते हैं डाक बंदाई पे। इसमें सभी पोल्कियों के लिए डाक बांधी जाती है। डाक बंदाई के बाद जैसा अपन देख रहे हैं, यह यहाँ पे जड़ाई की जा रही है। पहले कारीगर ने इसमें लाख भरी, लाख के ऊपर अब ये जड़ाई करके दिखाएंगे।
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब शक्ल सूरत इसकी दिखने लगी है, पीस का शो आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, ये है पुआई। यहाँ पे सभी कारीगर जो भी सेट अपने पास बन के आता है उसको एक नया रूप देते हैं। उसके नीचे मोती या फिर कोई कलर स्टोन जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें नीचे पुआई होता है, जिससे सेट निखर जाए। और भी निखर जाए और उसके एनहांस भी और हो जाता है एंड वो एक कंप्लीट लुक उसका आ जाता है। जैसे देख सकते हैं अपन यहाँ पे ये सजा के देख रहे हैं ये कैसा लगेगा। यहाँ पे ये पुआई कर रहे हैं ऑलरेडी। इनमें कस्टमर को ग्रीन मणियाँ चाहिए थी, ग्रीन स्टोन चाहिए थे, यहाँ पे वो लग रहे हैं। और ये जो पोते हैं, जी पोहने का जो काम जी करते हैं, इसका धागा क्या चीज का होता है? नहीं, ये तो सोने के तार हैं। अच्छा, ये सब सोने के तार में पोया जाता है जी। मतलब सोने का तार, मतलब ये क्या 18 कैरेट 18 वायर, कैरेट 18 कैरेट वायर या 14 कैरेट वायर अकॉर्डिंग टू द सेट किस में बना है। समझ गया। डायमंड और स्टोन सेटिंग के बाद सामान जाता है अल्ट्रासोनिक मशीन में। इसमें सामान का जितना भी चपड़ी जितना भी वैक्स होता है वो क्लीन होके अलग निकल जाता है। अल्ट्रासोनिक के बाद अपन आए हैं पॉलिश पे। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक के बाद सामान यहाँ पे पॉलिशिंग होती है। पॉलिश के बाद सामान आता है रोडियम पे, और अब दिखाते हैं कि रोडियम कैसे होता है। रोडियम हम करते हैं ताकि प्रोडक्ट को और ज़्यादा शाइन मिले और प्रोडक्ट को स्क्रैचेस से बचाने के लिए और ऑक्सीडाइज नहीं हुए, टार्निश नहीं हुए, उससे भी बचाने के लिए। ये कुछ स्टेप्स है रोडियम के, जिसमें हम पहले प्रोडक्ट को अल्ट्रा में डालते हैं जिससे प्रोडक्ट थोड़ा वॉश हो जाए। ये नेक्स्ट स्टेप है स्टीमर। इसमें स्टीम के ज़रिए सामान को और ज़्यादा सफाई देते हैं। ये है रोडियम प्लांट। अब इसमें दिखाएंगे कि कैसे रोडियम होता है। पहले सामान को अपन केमिकल में डिप करेंगे। जैसे ये वाला एंटीक में रोडियम होना है तो हम इसे एंटीक केमिकल में डिप करेंगे। फिर हम आते हैं क्यूसी में। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें बारीकी से देखा जाता है कि कहीं कोई प्रोडक्ट में कहीं कोई टूट पुल की नहीं है। डायमंड सारे अच्छे से सेट हैं, सारी कड़ियाँ सारे लिंक अच्छे से जॉइंट है, सारे स्टोन अच्छे से सेट हैं। और फिर इसके बाद प्रोडक्ट जाता है डिलीवरी पे। ये है हमारी गोल्ड टेस्टिंग मशीन। इसमें हम 14 कैरेट में है प्रोडक्ट या 18 कैरेट में है वो हम टेस्ट करते हैं। ये है सीवीडी टेस्टिंग मशीन। इसमें ये चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट में कहीं कोई सीवीडी पोल्की या सीवीडी डायमंड तो नहीं आ गया। नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK57, जयपुर स्थित अद्वैत ज्वेल्स लिमिटेड, जो हाल ही में अपने मेन बोर्ड पर IPO लाने वाली है, उस कंपनी के शोरूम से मैं फिलहाल बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो फिल्म आपको दिखाई गई एक एजुकेशनल फिल्म के तहत, वो आपको देखकर पसंद आई। आपको कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रमोटर्स और उनके बारे में ये धंधा कैसे होता है वो सभी कुछ आपको बताया गया था। ये फिल्म जो आपको दिखाई गई, बना के दिखाई गई, ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत बनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आपके कमेंट्स पोस्ट करेंगे। जाते जाते मैं एक एडिशनल डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे फैमिली मेंबर इस कंपनी में प्री IPO के तहत इन्वेस्टेड हैं, जो आप ध्यान में रखें। नमस्कार।